हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में, जहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान ने पूरी तरीके से इजराइल पे हमला कर दिया है। जहाँ पर उसने कम से कम 250 से ज़्यादा मिसाइल, ड्रोन सब इजराइल पे दाग दिए हैं। और साथ ही इजराइल को चेताया भी है कि अगर वो इसके रिस्पॉन्स में जवाब देगा तो उसको और ज़्यादा बड़ा हमला झेलना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, अब इजराइल आगे क्या करेगा, अमेरिका की क्या पॉलिसी रहेगी और इंडिया के क्या चॉइसेस हैं। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सब कब स्टार्ट हुआ। तो लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को क्या होता है कि हमास जो है अब तक का सबसे बड़ा अटैक करता है इजराइल में, जहाँ पर कई सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, कई सारी बिल्डिंगों को लॉस होता है और साथ ही साथ वो एटलीस्ट 250 इजरायली सिटीजन्स को क्या कर लेता है, हॉस्टेज बना लेता है। उसके रिस्पॉन्स में, हमास के अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल वॉर डिक्लेयर कर देता है गाज़ा पे। ये ऑब्जेक्टिव रहता है उसका कि हम पूरी तरीके से हमास को एलिमिनेट कर देंगे। और अब तक 6 महीने हो चुके हैं और ये वार अभी भी ऑन गोइंग है। अभी तक हमास को इजराइल एलिमिनेट नहीं कर सका है। वॉर चल रहा था इजराइल और हमास का, तो इसमें ईरान कहाँ से आ गया और ईरान आखिरकार इसमें कूदा ही क्यों? तो इसको समझने के लिए हमें अरब स्प्रिंग को समझना पड़ेगा, जो 2011 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग बेसिकली टुनीशिया से स्टार्ट हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि जो ज़्यादातर जो वेस्ट एशियन और जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो हैं मोनार्की। तो टुनीशिया में जब ये 2011 में स्टार्ट हुआ तो लोगों ने डिमांड की डेमोक्रेसी की, हमको भी डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए। तो इसी तरीके से टुनीशिया से स्टार्ट होता होता ये जो अरब स्प्रिंग, जो डेमोक्रेटिक राइट्स का मूवमेंट था, ये पूरे वेस्ट एशिया में फैल गया और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में भी इसने अपने गल्फ में ले लिया। तो कई सारी कंट्रीज़, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सारी कंट्रीज़ को इसने अपने अंडर में ले लिया। जैसे इजिप्ट में पहले हस्नी मुबारक का शासन था, उसको ओवरथ्रो कर दिया। लीबिया में गद्दाफ़ी को हटा दिया, यहाँ तक कि गद्दाफ़ी को मार भी दिया, जो सब ये सब डिक्टेटर थे। और बट इसमें एक क्या मेन बात रही कि जैसे सऊदी अरेबिया में इसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सऊदी अरेबिया में प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। बट जो सबसे बड़ी बात रही वो रही सीरिया। अरब स्प्रिंग ने सीरिया को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। ये बड़ी बात थी इसमें कि सीरिया को किसका सपोर्ट मिला, ईरान और रशिया का सपोर्ट मिला। इसकी वजह से सीरिया में अरब स्प्रिंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इस वजह से ईरान और सीरिया क्या हो गए, क्लोज एलाई हो गए। ठीक, और ईरान के और भी जो पार्टनर्स हैं रीजन में, वो एक तो सीरिया हो गया स्टेट एक्टर, और कुछ और जो नॉन स्टेट एक्टर हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं वो हैं हुतीज़ जो यमन में बेस्ड हैं, हिजबुल्ला जो लेबनान में बेस्ड हैं, और हमास जो कि गाजा में बेस्ड हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर हैं जो पूरी तरीके से ईरान इनको बैक करता है और ये हमेशा ईरान को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे पार्टनर हैं रीजन में ईरान के। अब ये मिलके वेस्ट लेड पार्टनर, जहाँ पे अमेरिका और इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन चलते रहते हैं वेस्ट एशिया में। जब से वॉर शुरू हुआ है इज़राइल और गाज़ा के बीच में, तो जैसे हुतीज़ जो यमन में बेस्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेड सी में लगातार कमर्शियल शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। ठीक, जो भी कमर्शियल शिप्स रेड सी से पास हो रही है उस पर लगातार क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और पैलेस्टाइन के अपने सपोर्ट दिखाने के लिए। सेम हिजबुल्ला भी क्या कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पे, हमास तो कर ही रहा है। तो ये सब लोग अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं पैलेस्टाइन के लिए कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टाइन स्टेट बने ये। और ये सब बैक किसके द्वारा होते हैं, ईरान के बीच में। ईरान इनको बैक कर रहा है पूरी तरीके से, तो ईरान के सपोर्ट से ये सारे इतने उछल रहे हैं। मेन बात क्या है कि वेस्ट एशिया जो है वो शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। ईरान जो है शिया ग्रुप का लीडर है और सुन्नी ग्रुप में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, कुवैत, ये सब जो है ये सुन्नी ग्रुप के लीडर हैं। तो इसमें शिया और सुन्नी ग्रुप में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहता है। अभी रिसेंट में क्या चल रहा था कि सऊदी अरब और इज़राइल में जैसे इनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है बिल्कुल,
तो ये भी चल रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कोई ये रिलेशंस अपने इम्प्रूव कर सकते हैं अमेरिका की बैकिंग से। ईरान और सऊदी अरब में भी चाइना की मीडिएशन से कुछ रिश्ते सुधर रहे थे, बट जब से इसराइल ने अटैक किया है ये सारी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और जो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है जो रिसेंट में थोड़ा दब गया था, अब ये फिर से उछल के सामने आ रहा है। और ईरान अब क्या कर रहा है, शिया ग्रुप को लीड कर रहा है और ये सारे ग्रुप सुन्नी ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो ये जो एक पहले छोटे ग्रुप में मतलब इसराइल और हमास गाज़ा में जो अटैक स्टार्ट हुआ था, ये कहीं ना कहीं एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो अब जब इसराइल अटैक कर रहा था किस पे, गाज़ा पे, तो साथ ही साथ इसराइल जो है और भी जो टेरिटरीज़ हैं जो जहाँ पे ईरान की बैकिंग चलती है, जैसे सीरिया, इराक और भी कई जगह पे इसराइल क्या कर रहा है, उन पे अटैक कर रहा है। तो रिसेंटली क्या किया था, इसराइल ने सीरिया में जो ईरान की कॉन्सुलेट है उस पर अटैक कर दिया, उस पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 2-3 जो बड़े कमांडर थे इसराइली आर्मी के, उनकी डेथ हो गई। तो उस वजह से ये और ज़्यादा एस्केलेट हो गया, जिसके रिस्पॉन्स में क्या किया, ईरान ने पूरी तरीके से रिटेलिएट कर दिया और ईरान ने इस पर क्या किया, बॉम्ब और मिसाइल वगैरह दाग दिए इसराइल पे। इसराइल पे अटैक करके ईरान ने क्या सिग्नल दिया कि जो उसका स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो अब ओवर हो चुका है। पहले क्या कर रहा था ईरान कि अपने नॉन स्टेट बैक जिनको नॉन स्टेट एक्टर हैं जैसे हुतीज, हिजबुल्ला, उनके थ्रू अटैक कर रहा था इसराइल पे। बट पहली बार ईरान ने क्या किया है, अपनी खुद की सॉइल, ईरानियन सॉइल से डायरेक्ट अटैक किया है इसराइल पे। और वो ये सिग्नल करना चाह रहा है कि अब वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसराइल को मैसेज दे रहा है। और साथ ही साथ अमेरिका को भी ये उसका मैसेज है। इसके बाद अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, जो बाइडन क्या करेंगे, तो बाइडन क्या है कि शुरू से ही इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे इस वॉर में स्टार्टिंग से। बट इसराइल उसके बाद क्या कर रहा था, इसराइल ने डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया और कई कंट्रीज़, कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल को ये एक्यूज़ किया कि इसराइल क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका क्या आया, प्रेशर में आया कि इसराइल कहीं ना कहीं सीज़ फायर करे, इसके लिए उसको राज़ी किया जाए। बट इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी प्रेशर कर रहा है कि अमेरिका क्या है, क्लोज एलाई है इसराइल का। और साथ ही साथ अब क्या हो रहे हैं कि अमेरिका में भी इस साल इलेक्शन है और जो बाइडन का राइवल है ट्रंप, वो इसराइल का पूरा हार्ड कोर सपोर्टर है, वो इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है। अब बाइडन को भी क्या, बाइडन भी सपोर्ट तो कर रहा है इसराइल को, पर अमेरिका में भी जो कुछ लिबरल लोग हैं वो अब इसराइल जो अटैक कर रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब जो लिबरल लोग जो अगेंस्ट भी जा रहे हैं वो क्या है, वो डेमोक्रेट्स के सपोर्टर हैं, वो जो बाइडन की पार्टी है उनके सपोर्टर हैं। अब बाइडन उनको भी नाराज़ नहीं कर सकता। और तो क्या है कि बाइडन को क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। इसराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करना भी अब रिस्क लग रहा है। क्यों, जब जो बाइडन ने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली तो इसने कहा था बंदे ने कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स को कहीं भी हनन नहीं होने देंगे। और इसराइल पिछले 6 महीने से ह्यूमन राइट का क्या कर रहा है, दबा के। ह्यूमन राइट की तो बात ही नहीं है, ह्यूमन राइट की तो बात मत करो। इसराइल तो पूरे ह्यूमन राइट्स का वायलेट करने में लगा हुआ है कि ज़्यादातर एटलीस्ट 35,000 से ज़्यादा गाजा में लोग मर चुके हैं। जो 23-24 लाख जो गाजा की पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो चुकी है। गाजा अब फेमाइन की तरफ बढ़ चुका है। ये यूएन ने खुद कहा है कि गाजा में क्या है, बहुत ज़्यादा फेमाइन बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा भुखमरी हो चुकी है। यहाँ तक कि इसराइल जो है हॉस्पिटल्स, स्कूल तक पे अटैक कर रहा है। तो ह्यूमन राइट्स की जो पूरी वायलेशन, जो बाइडन ने कहा था हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो सब खत्म हो गया। इसराइल उसकी सुन ही नहीं रहा और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन लगातार चल रहा है। और जैसे मैंने क्या बताया कि लिबरल्स लोग क्या हैं, वो डेमोक्रेट्स के सपोर्टर है और वो इसराइल के अगेंस्ट है। तो बाइडन को कहीं ना कहीं अब चॉइस करना है कि किस तरीके से वो इसराइल को सपोर्ट करे लिमिटेड मैनर में, और वो ज़्यादा लिबरल्स को भी नाराज़ ना करे। तो ये अब अमेरिका को इसमें से चॉइस करना पड़ेगा। और अब नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, इसके लिए क्या चॉइस है, इसके लिए भी भाई बहुत दिक्कत होगी। जब हमास ने अटैक किया था इसराइल पे तब इसकी आलोचना हुई थी कि जो इनका इंटेलिजेंस है उसका फेल हुआ रहा। तब सबसे बड़ा जो इसराइल की हिस्ट्री में अटैक हुआ वो हुआ, तब इसकी आलोचना हुई। तो इसने क्या कहा कि हम पूरी तरीके से अटैक करके हमास को ख़त्म कर देंगे। 6 महीने हो गए, हमास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या किया इसने, और जो अटैक कर रहा है इसराइल आसपास के क्षेत्रों में, उससे अब ईरान ने जो अब इस पर अटैक किया इसराइल पे कल, अब इसके सामने क्या चुनौती है कि अगर ये अब वीक लग रहा है कि अब दूसरा देश ईरान जो पहले इन्वॉल्व नहीं था उसने अटैक कर दिया इसराइल पे,
अब अगर ये अटैक ना करे तो इसकी दिक्कत ये वीक साबित होगा। और ईरान ने पहले ही बोल दिया कि अगर इजराइल अटैक करता है वापस इसके रिस्पॉन्स में तो उसको और बड़े हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो नेतन्याहू को अब बहुत उसके लिए भी बहुत तगड़ी चॉइस, बहुत टफ चॉइस सामने आई है कि वो अटैक इस पे ईरान पे करता है या नहीं करता, और जो वो गाज़ा पे जो हमास पे अटैक कर रहा है उसको जारी रखता है या नहीं। तो ये एक नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए भी एक बहुत टाइट रोप पे चलने वाली बात हो गई। और ईरान का क्या है कि ईरान ने ये सिग्नल दिया है कि जो उसका स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो ओवर हो चुका है। पिछले कई सालों से क्या चल रहा है कि ईरान पे ना ये इजराइल वगैरह और अमेरिका मिलके छोटे मोटे अटैक कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था कि इजराइल के जो टॉप कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको एक एयर ड्रोन स्ट्राइक में जो कि इजराइल की तरफ से की गई थी उसमें उनकी डेथ हो गई कासिम सुलेमानी की। उसको अमेरिका की पूरी बैकिंग थी। उसके सपोर्ट में ईरान ने क्या किया, अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया, सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस थे उस पर अटैक किया। ठीक। और इस साल अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि ईरान ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में क्यों कि पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का, उसको लिबरेट कराना चाह रहा है, उसको पाकिस्तान सरकार की बैकिंग है। तो इस बार ईरान ने उस पर भी क्या किया, एयर स्ट्राइक किया। और साथ ही साथ इजराइल पे भी उसने अपनी धरती से अटैक करके ये मैसेज दे दिया। वो पहली बार है कि अभी तक ईरान क्या कर रहा था, इनडायरेक्ट अटैक कर रहा था इजराइल पे, बट पहली बार उसने डायरेक्ट अटैक करके ये मैसेज दे दिया इजराइल को भी और अमेरिका को भी, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी है। और अब ये जो रीजनल जो एक ईरान का जो ये मैसेज है, इससे जो इजराइल और हमास का जो इजराइल और गाज़ा में जो युद्ध छिड़ा था, इससे पहले छोटा सा जो युद्ध छिड़ा था ये रीजनल युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और अब ऐसा ना हो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए कि कहीं इसमें अब अमेरिका अगर आता है इजराइल के सपोर्ट में तो ईरान के सपोर्ट में रशिया, चाइना, तो एक कहीं ग्लोबल वॉर पे कन्वर्ट ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो भी यूएन है या और भी जो भी ग्लोबल एजेंसीज हैं उनको आना पड़ेगा, नहीं तो ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होगी। और अभी ऑलरेडी इधर आपका रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो अब वर्ल्ड और एक युद्ध को नहीं झेल सकता, नहीं तो पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टरस स्टेप हो जाएगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वो आगे इसको यहीं पे रोक दें। अब इंडिया के लिए क्या चॉइस है इस सिचुएशन में, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डायलेमा हो गया कि इंडिया के क्या है, कल्चरल टाइज़ हैं ईरान के साथ पहले से। आपको भी पता होगा कि पर्शिया, ईरान को पहले पर्शिया था जहाँ पे, तो पर्शिया से ईरान से मतलब इंडिया के पहले से ही हमारे टाइम जब हमारी ये सिविलाइजेशन थी इंडस वैली, इसके बीच में कल्चरल रिलेशंस थे पहले से, बहुत पहले से। ठीक। और साथ ही साथ डायस्पोरा, जो इंडिया का इंडियन डायस्पोरा जो वेस्टर्न एशिया में मौजूद है, उसमें कई लाख लोग ईरान में बसे हैं, कई सारे इजराइल में है, और बाकी भी उनकी भी सिक्योरिटी इंडिया को इंश्योर करनी है कि हमारा जो डायस्पोरा है, जो कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसडर हैं, एक तरीके से हम उनको एम्बेसडर ही मान रहे हैं अपने, हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इंडिया को ये सब चॉइस करना है कि इस वॉर से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं इंडिया के दोनों के साथ, ईरान के साथ भी हैं और इजराइल के साथ भी हैं। ईरान के साथ कैसे हैं, जैसे कि इंडिया को क्या चाहिए, अफ़गानिस्तान के थ्रू एक्सेस चाहिए, बट बीच में पाकिस्तान आता है तो डायरेक्ट एक्सेस मिल नहीं पाता, इसलिए इंडिया ना तो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान, और इसी वजह से सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने में प्रॉब्लम है। तो इंडिया क्या कर रहा है, ईरान में चहाबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। और अगर ये वॉर और ज़्यादा बढ़ती है तो इंडिया का जो पूरा जो डेवलपमेंट हमने अभी तक किया है चहाबार पोर्ट में, जो भी हमने कई सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वो जियोपार्डी में पड़ जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाई हैं इजराइल के साथ भी। इजराइल तो शुरू से ही इंडिया का सपोर्टर रहा है, चाहे कारगिल हो, जितने भी युद्ध हुए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पुलवामा हो, 26/11 हो, जितने भी अटैक इंडिया पे आज तक, जो भी जब भी इंडिया पे अटैक्स हुए हैं, इजराइल ने हमेशा सपोर्ट किया है। डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया है, मिलिट्रीली भी सपोर्ट किया है, कई सारे इंडिया को इजराइल ने हथियार वगैरह सब सप्लाई किए हैं। तो इंडिया किसी भी हाल में इजराइल को नाराज़ कर ही नहीं सकता।
और क्रूड ऑयल जो मेन चीज़ है, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे, वो बॉयल होने लगेंगे, वो प्राइस अब बढ़ने लगेंगे। ये अब इंडिया के लिए समस्या पैदा हो सकती है। क्यों? कि इंडिया 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट करता है तो पहले क्या थे, हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक। और जब से सैंक्शन लग गए ईरान पे, जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, इससे पहले जब सैंक्शंस लगे ईरान पे, जब ईरान न्यूक्लियर डील का कोलैप्स होता है जिसे JCPOA कह रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। किसी टाइम ईरान इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया बायर था, इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल ख़रीदने का, बट उसके बाद इंडिया ने क्रूड ऑयल ईरान से ख़रीदना कर दिया बिल्कुल बंद। रिसेंट में इंडिया ने रशिया से बहुत डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ख़रीदा है। और अब क्या होगा कि अब क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे अब ये रीजनल वॉर एस्केलेट, और वॉर अगर एस्केलेट होती है तो इंडिया के कहीं ना कहीं ये भी चॉइस होगी कि इंडिया पे वो भी प्रेशर आ रहा है, जब वो रशिया से ख़रीद रहा है ऑयल तो वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि अब आगे और इस सिचुएशन में क्या करता है। तो साउथ ब्लॉक अब बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है इंडिया का, बट इंडिया क्या है कि इंडिया पहले से भी ये सब करता रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, वहाँ पे भी इंडिया ने मिडिल पाथ को अप्रोच करके पूरा रास्ता बना लिया, जिससे इंडिया के संबंध ना रशिया के साथ ख़राब हुए, ना यूक्रेन के साथ ख़राब हुए, ना तो हमने अमेरिका को नाराज़ किया और ना ही रशिया को नाराज़ किया। तो इस सिचुएशन में भी इंडिया बिल्कुल ऐसे ही मिडिल पाथ को अपनाएगा। इससे ना तो वो अमेरिका लेड इसराइल वगैरह को नुकसान पहुंचाएगा और ना मतलब उनको निराश करेगा, और ना ही ईरान के साथ अपने संबंध को क्या करेगा, ख़राब करेगा। हमारे अभी जैसे फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर, उन्होंने ईरान से अभी बात भी की थी जब ईरान ने एक जहाज़ कैप्चर कर लिया था इसराइल का, कि आप उस पर क्या थी, जहाज़ पे इंडियन क्रू मेंबर्स थे तो उनको छोड़ने के लिए बात की। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इंडिया को बैलेंस करना है दोनों के बीच में। तो वो जो एम्बेसडर्स लोग हैं, जो ये फॉरेन पॉलिसी का काम है, ये सब उनको करना है, वो अच्छे से कर पाएंगे। ये हमें पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हाल फिलहाल में क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। तो ये वो आराम से कर लेंगे। एक मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। उम्मीद सबकी यही है कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए, तभी ह्यूमैनिटी के लिए बढ़िया रहेगा और ग्लोबल कम्युनिटी आराम से रह पाएगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।